कोर हिस्ट्री के स्रोतों पर आधारित इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने सिर्फ अपने हथियारों से नहीं बल्कि अपने कमाल के विचारों से, अपने आइडियाज से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ये कोई आम योद्धा की कहानी नहीं है, ये एक महान विचारक, एक मास्टरमाइंड की कहानी है। इतिहास अक्सर हमारे सामने कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाता है जो सच में हैरान करते हैं। सोचिए, सिर्फ 12 साल का एक छोटा सा बच्चा, आखिर वो एक ऐसे सफर की शुरुआत कैसे कर सकता है जो आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य के अस्तित्व के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन जाए। ये जो नंबर 12 है ना, ये सिर्फ एक उम्र नहीं है, ये उस मासूमियत का प्रतीक है जो बहुत जल्द एक बेहद भयानक सच्चाई से टकराने वाली थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने इस मासूमियत को छीन लिया। जलियांवाला बाग और खून से सनी वो शाम, 13 अप्रैल 1919 का वो दिन जिसने भारत के इतिहास का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। होता क्या है कि एक बिल्कुल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहा है और अचानक वो एक नरसंहार में तब्दील हो जाता है। ये इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के उस शांतिपूर्ण भीड़ को फंसाने के लिए बाहर निकलने के सारे रास्ते, सारे एग्जिट गेट्स बंद करवा दिए और अपने सैनिकों को अंधाधुंध गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और कईयों ने तो अपनी जान बचाने की आस में वहां मौजूद उस मौत के कुएं में छलांग लगा दी। और इस पूरे आतंक के दौरान जो बात वाकई रूह कंपा देने वाली है वो है इसका समय। पूरे 10 मिनट, जी हां, 10 मिनट तक लगातार बिना रुके निहत्थे और मासूम लोगों पर गोलियां बरसती रहीं। ये वो पल था जब इंसानियत को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। इस खौफनाक घटना का नतीजा क्या निकला? 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। इस हादसे ने ब्रिटिश शासन के चेहरे पर एक ऐसा काला दाग लगा दिया जो कभी नहीं धुलने वाला था। पूरे देश की अंतरात्मा को गहराई से झकझोर कर रख दिया इसने। यह एक ऐसा गहरा जख्म था जिसकी टीस उस वक्त हर हिंदुस्तानी महसूस कर रहा था। अब यहां से कहानी और गहरी होती है। बलिदान की ये मिट्टी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक बदलाव का कारण बनती है जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। सोचिए उस वक्त क्या गुजरी होगी उस बच्चे पर। इस नरसंहार के बारे में सुनने के बाद युवा भगत सिंह पैदल ही उस बाग तक पहुंचे। मौत की उस भयानक दुर्गंध के बीच खड़े होकर उस छोटे से बच्चे ने जमीन से एक मुट्ठी खून से सनी मिट्टी उठाई। ये अपने आप में एक सिहरन पैदा कर देने वाला दृश्य है, एकदम मासूमियत का चरम क्रूरता से सीधा सामना। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक पल का गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन नहीं था। खून से सनी उस मिट्टी को हाथों में लेकर एक बच्चे द्वारा ली गई ये एक आजीवन कसम थी, ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम। बस यही वो रिजोल्यूशन था जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। खैर, वक्त के साथ उनका यह गुस्सा एक सोच समझकर बनाई गई इंटेलेक्चुअल स्ट्रैटेजी में बदल जाता है, जिसे हम प्रोपेगेंडा ऑफ द डीड कह सकते हैं। देखिए, क्रांति लाने के लिए सिर्फ जज्बे की ही नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी और शातिर सोच की भी जरूरत होती है। प्रोपेगेंडा ऑफ द डीड का सीधा सा मतलब है ऐसे रणनीतिक कदम उठाना जिनका मकसद किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाना या बर्बादी करना नहीं है, बल्कि इनका मकसद तो उन क्रांतिकारी विचारों को आग की तरह फैलाना और देश के सोए हुए युवाओं को जगाना है। एक तरह से कैटलिस्ट का काम करना है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सेंट्रल असेंबली में फेंके गए उस बम से बेहतर उदाहरण क्या ही हो सकता है। सोर्सेस साफ बताते हैं कि उस धमाके का मकसद किसी की जान लेना था ही नहीं। उनका मकसद था बहरों को सुनाना। यह कोई फिजिकल हिंसा नहीं थी, ये दरअसल एक बेहद ताकतवर बौद्धिक बयान था जिसे एक क्रांतिकारी संदेश देने के लिए ही बड़ी बारीकी से डिजाइन किया गया था। और यही रणनीति हमें उस पॉइंट पर ले आती है जहां हम एक क्रांतिकारी विचारक को समझ पाते हैं। वो विचारक जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन मजबूत और सुरक्षित जेल की दीवारों के पीछे से निकलकर सामने आया। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो यहाँ दो अलग अलग छवियां सामने आती हैं। एक तरफ वो सिपाही है जो शारीरिक उत्पीड़न से लड़ने के लिए पिस्तौल और बम का इस्तेमाल करता है, लेकिन दूसरी तरफ एक महान विचारक है जिसकी कलम उसकी पिस्तौल से भी कहीं ज्यादा धारदार थी। इस विचारक ने पूरे देश की चेतना यानी नेशनल कॉन्शियसनेस को बदलने के लिए रैडिकल लिटरेचर का बहुत ही गजब तरीके से सहारा लिया। जेल की सलाखें भी इस वैचारिक क्रांति को रोक नहीं पाईं। वहां रहते हुए उन्होंने बहुत सारा क्रांतिकारी साहित्य लिखा और युवाओं के दिलों में आजादी की लौ जलाई।
दरअसल उन्होंने खुद को बलिदान के एक ऐसे प्रतीक में बदल लिया था कि उनकी शहादत उनके जिंदा रहने से भी कहीं ज्यादा बड़ा खतरा बन गई थी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। तो अब सवाल उठता है, इन सब का आखिरी नतीजा क्या निकला? आइए देखते हैं इस अमर विरासत को और कैसे इन क्रांतिकारी विचारों ने हमारे इतिहास के फाइनल आउटकम को सीधा प्रभावित किया। ये टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर एक लाइन ड्रॉ करती है। 1919 का वो बचपन का आघात, फिर जेल के उन सालों में एक आइडियोलॉजिकल मास्टरमाइंड का उदय, और फिर सीधे 1947 जब अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। जलियांवाला बाग में ली गई वो कसम आखिरकार रंग लाई। इसी बौद्धिक और शारीरिक संघर्ष ने उस आज़ादी की नींव रखी जिसे भगत सिंह और सरदार उधम सिंह जैसे नायकों के सर्वोच्च बलिदानों ने एक ऐसी रफ्तार दी जिसे रोकना नामुमकिन था। हकीकत यही है और बहुत कठोर है कि आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई। इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकाई गई है। ये आज़ादी अपने साथ अनगिनत बलिदानों और एक बेमिसाल बौद्धिक साहस की कहानी लेकर आती है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कभी यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। सच में एक साम्राज्य को गिराने की आखिरी ताकत किसमें होती है? क्या एक सच्ची क्रांति की शुरुआत किसी हथियार से होती है या फिर एक विचार, एक आइडिया से? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही पावरफुल है। इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।